बच्चों नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग की बुक्स में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दैट कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को मेजर करने के लिए बिजनेस के अंदर जो कॉमन डिनोमिनेटर कॉमन यूनिट यूज की जाती है वो होती है मनी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, according to this principle transactions and event that can be measured in money terms are recorded in the books of account. So before recording the transactions in the books of account, first we have to convert all them in the terms of money. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे क्वालिटी ऑफ मैन पावर है बच्चों, तो क्या क्वालिटी ऑफ मैन पावर को हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? क्वालिटी इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते मनी की टर्म्स में, इसलिए हम कहते हैं कि एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्वालिटी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्वारल बिटवीन टू पर्संस, दो पर्संस के बीच में झगड़ा हो गया जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन मैनेजर की एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है, तो उसको भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि द एफिशिएंसी इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा ये, और इसके बाद में हम वापस आपको आगे लेकर के चलते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि केवल हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं जिन ट्रांजेक्शन्स को आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। कोई ट्रांजेक्शन बेशक आपके लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप उसे मनी की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम उसकी रिकॉर्डिंग भी बुक्स में नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर है। बच्चों अगर गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो जाते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर है आपके 50,000 के, आपको पता है कि 50,000 का सामान मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ था, ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप इसको तो बुक्स में दिखा सकते हैं क्योंकि लॉस बाय फायर आपको पता है 50,000 के गुड्स थे डिस्ट्रॉय हो गए, दिखा दो लॉस में। अच्छा, एक लॉस ऐसा भी तो होता है जैसे कि लॉस इन रिलेशनशिप, जैसे अभी यहाँ पर नीचे बात हो रही है कि हमारा प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया या स्ट्राइक हो गई, उसकी वजह से भी लॉस हो रहा है, बट इस लॉस को हम बुक्स में शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लॉस हमारा मेजरेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, ये लॉस है हमारा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट करिएगा और कोई डाउट होता है तो बता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। एज पर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल आपको पता है कि हम बिजनेस को क्या एज्यूम करके चलते हैं, कि हम बिजनेस को एज्यूम करके चलते थे कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न एजम्पशन में है, यानी कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, ना तो हम बिजनेस को बंद करेंगे ना ही कोई हमारी इच्छा है कि हम बिजनेस के ऑपरेशंस को कम करें। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस उस दिन फाइंड करेंगे जिस दिन हमारा बिजनेस बंद होगा, तो ऐसा आप कर तो सकते हो, लेकिन उस परफॉर्मेंस को फाइंड करने का कोई फिर यूसेज नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो होना था वो हो गया, अब आप कोई करेक्शन स्टेप नहीं ले सकते जो चीजें गलत हो चुकी थी। तो और ना ही आप अपने यूजर्स को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अकाउंटिंग की। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी पूरी बिजनेस के लाइफ को स्मॉलर पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, किस लिए डिवाइड कर लेते हैं? सो दैट की परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस शुड बी कैलकुलेटेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल। हम परफॉर्मेंस को रेगुलर टाइम इंटरवल पर एनालाइज करते रहें, स्टडी करते रहें और कम्युनिकेट करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। तो एज पर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, होल लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड। छोटे छोटे पार्ट्स में अपनी पूरी लाइफ को हम डिवाइड कर देते हैं, क्यों? सो दैट वी कैन मेजर इट्स परफॉर्मेंस एट रेगुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, और उसको लोगों तक पहुंचा सके। This concept refers to the time period at the end of which financial statements are prepared. इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर हर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है बच्चों, वो कितने दिन का होता है? 1 ईयर का। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च का। कैलेंडर ईयर हमारा कंप्लीट शुरू होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर तक। तो नॉर्मली जो अकाउंटिंग ईयर आप कंसीडर करते हैं, जिस पीरियड के लिए आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं,
वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं आप अपने अकाउंट्स को 1 अप्रैल से और क्लोज करते हैं 31 मार्च पर। तो इसको नोट करिएगा, एज पर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल होल लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट वी कैन मेजर इट्स परफॉर्मेंस एट रेगुलर टाइम इंटरवल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल नाम से ही बता रहा है किसे कहते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो करनी है, जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीटली शो करना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। सभी चीजें आपको कंप्लीटली डिस्क्लोज करनी है जो कि सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में प्रोवाइड करती हैं। In other words, there should be significant disclosure of information which is of material interest. Material interest मतलब material interest of the users. Material interest मतलब जिसमें भी users का vested interest है। Material interest आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ important है users के लिए, जो कि users के decision को change कर सकती है, ठीक है। Such as प्रेजेंट एंड पोटेंशियल, जो भी हमारे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन यूजर्स होते हैं हमारे? प्रोप्राइटर्स, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स, ठीक है। इसके लिए करते हैं, जल्दी से करिएगा बच्चों। बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल वेरियस आइटम्स which cannot be shown in the accounting statements like contingent liability, change in the methods of valuation of stock is shown by way of footnote in the balance sheet। इसी प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, इसी प्रिंसिपल के अनुसार हमारी कुछ चीजें हैं जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आती, उनको हम अलग से नोट्स टू अकाउंट बना करके शो करते हैं। जैसे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है बच्चों? कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती है कि जिसको हमने पे करना है या नहीं पे करना डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर, ठीक है। तो वो लायबिलिटी को आप बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते, तो कहां शो करते हैं? नोट्स टू अकाउंट में। And similarly, change in the methods of valuation of stock is shown by way of footnotes in the balance sheet। अगर आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो आप अपनी बैलेंस शीट के फुटनोट में शो करेंगे। क्या कहता है बच्चों फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल? एक बार फिर से बता देता हूं, हमें अपनी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में शो करना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। जो भी रिलेटिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे यूजर्स के लिए, जैसे क्रेडिटर्स के लिए, ओनर्स के लिए, उसकी कंप्लीट रिपोर्टिंग हमें करनी है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट तो होती है बट उनकी जगह नहीं होती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में, तो हम उनको नोट्स टू अकाउंट में सेपरेटली शो करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स हैं जैसे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज? तो दोज लायबिलिटीज द एग्जिस्टेंस ऑफ विच डिपेंड ऑन फ्यूचर हैपनिंग। वो लायबिलिटी जिसको हमने पे करना है या नहीं पे करना डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। क्योंकि ये प्रेजेंट लायबिलिटी नहीं है इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट में नहीं शो कर रहे। ये फ्यूचर लायबिलिटी है, फ्यूचर में पता चलेगा, पता नहीं पैसा देना है या नहीं देना, तो इसीलिए हम इसको नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। इसका एग्जांपल है क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्सेप्टेड। क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्सेप्टेड। हमने किसी को गुड्स डिलीवर किए थे, वो डिफेक्टिव थे, उसने हमारे ऊपर क्लेम डाल दिया, कोर्ट में केस चल रहा है, तो अब वो क्लेम हमने पे करना है या नहीं पे करना वो डिपेंड करता है कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। तो ये अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। ये फ्यूचर लायबिलिटी है, इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के अंदर नहीं शो कर सकते क्योंकि ये हमारी प्रेजेंट लायबिलिटी नहीं है, तो हम इसको नोट्स टू अकाउंट में सेपरेटली शो करते हैं। करिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा बच्चों प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये कहता है कि जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम अपनी पोजीशन को बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाते, हमें एक्चुअल पोजीशन दिखानी होती है। और उसके लिए हम क्या करते हैं? जितने भी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको हम कभी भी अपनी बुक्स में नहीं दिखाते। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स या इनकम्स को आप कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते, सिर्फ एंटीसिपेटेड लॉसेस या एक्सपेंसेस को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पैसा डूबा नहीं है, डूब सकता है। अगर हमारा क्रेडिट सेल्स
जब भी हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो बच्चों प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस होता है, जिसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि जितनी भी सेल होती है उसका 5% तो लगभग हर साल डूब ही जाता है। तो जितने हमारे करंट अमाउंट के डेटर्स हैं उसका 5% आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो ये किस बेसिस पर होता है? कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट के बेसिस पर होता है। एज पर दिस प्रिंसिपल ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या करना है? एंटीसिपेटेड लॉसेस, जो लॉस हुए नहीं है, हो सकते हैं, उनको हम बुक्स में शो करेंगे, बट ऑल एंटीसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। एंटीसिपेटेड इनकम्स को हम अपनी बुक्स में नहीं दिखाते। ऐसा हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रियलिस्टिक पिक्चर शो करें, ठीक है, ना कि उसको हम बढ़ा चढ़ा करके दिखाएं। एंड डू नॉट पेंट अ बेटर पिक्चर देन व्हाट इट एक्चुअली इज। As per this concept, do not anticipate a profit, but provide all possible losses. Prospective losses को तो हम काउंट करते हैं, बट prospective gains को छोड़ देते हैं। इस प्रिंसिपल के बेसिस पर आपके जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका एग्जांपल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है पैसा डूबा नहीं है, डूब सकता है, इसीलिए हम इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर देते हैं बिफोर द एक्चुअल बैड डेट अकर। और क्लोजिंग स्टॉक भी हम हमेशा किस प्राइस पर शो करते हैं बच्चों? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। हमारे पास जो भी स्टॉक की अवेलेबिलिटी है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, किस प्राइस पर शो करेंगे? कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, दोनों में से जो भी कम है, ठीक है ना, ज्यादा वाली नहीं। ज्यादा वाली क्यों नहीं? हमें अपनी पिक्चर, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पिक्चर बढ़ा चढ़ा करके शो नहीं करनी, बेटर पेंट नहीं करनी, जो एक्चुअल पोजीशन है वही दिखानी है। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आल्सो मेड। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर ये इसके 3 एग्जांपल हो जाएंगे। पहला है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आप बनाते हैं किस प्रिंसिपल के बेसिस पर? प्रूडेंस के बेसिस पर। एंटीसिपेटेड एक्सपेंस है। आप क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा शो करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर ड्यू टू कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल। आपको एक्चुअल पोजीशन दिखानी है, अपनी पिक्चर को बेटर पेंट नहीं करना। तीसरा है प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसेट की वैल्यू फ्यूचर में कम हो सकती है, तो ये भी क्या है? हमारा एंटीसिपेटेड लॉस है, इसको भी हम पहले से शो कर देते हैं। जल्दी से नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट है मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? एज पर मेटीरियलिटी प्रिंसिपल बच्चों, मेटीरियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग केवल आपने उन्हीं आइटम्स की प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कि सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं हमारे यूजर्स को, ठीक है ना, यूजर्स के डिसीजन को। It is an exception of full disclosure principle. It says that item having an insignificant effect is being irrelevant to the users need not to be disclosed. ये कहता है कि वो इंफॉर्मेशन जो हमारे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली मटेरियल आइटम शुड शो प्रॉपरली। मटेरियल आइटम की बात अगर आ जाती है तो मटेरियल आइटम फिर क्या है? मटेरियल आइटम उसको कहते हैं जो हमारे इन्वेस्टर के डिसीजन को अफेक्ट कर दे। अगर किसी आइटम की इंफॉर्मेशन हमारे इन्वेस्टर के डिसीजन को अफेक्ट करती है तो वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है। An item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of the informed investor. Thus, whether an item is material or not depend on its nature. कोई आइटम मटेरियल है या नहीं वो डिपेंड करेगा आइटम के नेचर के ऊपर और कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है। तीसरी बात कि उस आइटम की इंफॉर्मेशन से हमारे इन्वेस्टर का कितना डिसीजन इफेक्टिव हो रहा है। तो आइटम्स ऑफ मटेरियल नेचर शुड बी शोन प्रॉपरली। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों? जैसे कि आप पेंसिल लेकर के आए, एक 10 पेंसिल लेकर के आए, 5 रुपए की थी, 50 रुपीज की थी, उसमें से आपने करंट ईयर में कंज्यूम कर ली, आधी पेंसिल खत्म हो गई, आधी बची हुई है, तो 25 रुपीज का कंजप्शन हो गया और 25 रुपीज आपको अगले साल बेनिफिट देगा। होता है ना बच्चों? हो सकता है ऐसा? बताओ, पॉसिबल है? अब क्योंकि ये मुझे नेक्स्ट ईयर बेनिफिट देगा और ऐसे आइटम जो नेक्स्ट ईयर बेनिफिट देते हैं उनको क्या बोलते हैं बताओ? एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या अब हम इस 50 रुपए को भी अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे? 25 खर्चा हो गया, 25 एसेट है? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 25 रुपए की इंफॉर्मेशन से हमारे किसी इन्वेस्टर का डिसीजन इफेक्ट नहीं होने वाला।
ये हमारा जो आइटम है ये मटेरियल नहीं है, इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट है, खर्चे में डाल के खत्म करो। इसीलिए जो भी हम स्टेशनरी परचेज करते हैं, ध्यान होगा आपको कि स्टेशनरी को हम हमेशा एक्सपेंसेस में शो करते हैं। बेशक वो बची हुई है, फ्यूचर में बेनिफिट देगी, बेशक वो कायदे से देखा जाए तो एसेट है, बट हम उसको एसेट में नहीं शो करते, क्योंकि एसेट में दिखाने से हमारा काम ज्यादा बढ़ जाएगा। एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, फिर एक वैल्यूअर बुलाना पड़ेगा, आओ भाई वैल्यूअर जरा इस पेंसिल की कॉस्ट चेक करो कितना डेप्रिसिएशन हो गया, कोई फायदा थोड़ी है इसमें। तो इसीलिए बात समझ गए बच्चों, क्या है मेटिलिटी प्रिंसिपल, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। मेटिलिटी प्रिंसिपल के अनुसार आपको सिर्फ सिग्निफिकेंट आइटम्स को बुक्स में डिस्क्लोज करना है, इनसिग्निफिकेंट आइटम्स जिससे हमारे इन्वेस्टर का डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको आप दूसरे आइटम्स के साथ में मिक्स करके दिखा दो, ऐसी जगह दिखा दो जहां पर आपकी वर्किंग कम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि रिपेयर कराई आपने एसेट की 5 लाख रुपीज की। अब ये 5 लाख रुपीज की जो रिपेयर है, ये उस कंपनी के लिए तो सिग्निफिकेंट आइटम है जिसके लिए जिसका टर्नओवर 30 लाख रुपीज का है। 30 लाख रुपीज वाली टर्नओवर की कंपनी का 5 लाख रुपए का अमाउंट सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ रुपए है तो उसके लिए 5 लाख रुपए का आइटम इनसिग्निफिकेंट है। तो जिस कंपनी का टर्नओवर 30 लाख है वो कंपनी छोटी है, अगर वो 5 लाख रुपए खर्च करती है उसके लिए वो आइटम सिग्निफिकेंट है, वो इस रिपेयर को ट्रीट करेंगे एज एन एसेट। लेकिन जो कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ रुपीस का है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, 4-5 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते उसके लिए, वो इस रिपेयर को डाल देंगे एक्सपेंसेस की लिस्ट में, खर्चों की लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल बी मटेरियल फॉर अ स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप, जैसे कह रहा है कि स्मॉल टूल आपके पास है, वो एक स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप के लिए तो बहुत सिग्निफिकेंट आइटम है, उसके लिए तो वो एसेट है, लेकिन वही वैल्यू अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसके लिए इनसिग्निफिकेंट है, उसको वो एक्सपेंसेस में दिखाएगी। क्लियर? जल्दी से इसको नोट करिएगा। सिमिलरली अ डिफरेंस ऑफ ₹1000 इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक may be regarded as immaterial, but the difference of ₹1000 in cash could be termed as material। वो नेचर ऑफ आइटम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्टॉक की वैल्यू अगर 1000 रुपए ऊपर नीचे हो रही है तो वो हमारे लिए क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, उसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन अगर कैश में 1000 रुपए इधर उधर हो गया तो हम उसको पूरी इंपॉर्टेंस देंगे, बोलेंगे भाई खोजो इसको, जरा ढूंढो कहाँ गई है 1000 रुपए। ठीक है। स्टॉक में क्यों चल जाता है सर, स्टॉक भी तो 1000 रुपीज का ही है। स्टॉक में क्या होता है, कई बार वेस्टेज भी हो जाती है, तो अब उस वेस्टेज के पीछे आप सारा का सारा स्टाफ लगा दो, ढूंढो भाई कहाँ गया, तो वो गलत है। जल्दी से करिए इसको। सर अभी भी नोट कर रहे हैं। ओके। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बच्चों कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस के अंदर होती है उसके दो एस्पेक्ट आपको रिकॉर्ड करने हैं, दो जगह रिकॉर्ड की जाएगी। इसका मतलब ये है कि बिजनेस के पास जो भी अपना है खुद का, वो उसने किसी ना किसी से ओ किया हुआ है, उधार लिया हुआ है। ठीक है। आपने देखा था कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर ओनर भी बिजनेस में सपोज एक्स ने परचेज किया फर्नीचर 10 लाख रुपीज का क्रेडिट पर, तो दो चीजें क्या इफेक्ट होंगी, एक तरफ तो हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा 10 लाख का, और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, हमें ये पेमेंट करनी है आउटसाइडर्स को। ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल द टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के बेसिस पर ही आप कहते हैं हमेशा कि हमारी बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होगी, दोनों साइड इक्वल रहेंगी। तो क्या कहता है बच्चों डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, each and every transaction entered into by a business must have two aspects to be recorded, one is to be debited and another is to be credited। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, one aspect to be debited, and other aspect to be credited। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को हम कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। क्या कहता है,
एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हम अपने एसेट को हमेशा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उस प्राइस पर जो हमने उस एसेट को एक्वायर करने के लिए पे किया है। क्लियर हो गई बात? और एक बात और याद रखिएगा, केवल आपका परचेज प्राइस ही हमारी कॉस्ट नहीं होती, केवल आपका परचेज प्राइस ही हमारी कॉस्ट नहीं होती। आपने परचेज करते समय कोई भी अमाउंट एक्सपेंस किया है एसेट को यूजेबल बनाने के लिए, वो अमाउंट स्पेंट भी उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, आपने मशीनरी परचेज की है ₹15 लाख की जर्मनी से, उसके बाद में इसको मंगाने के लिए आपने फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, शिपिंग एक्सपेंसेस वगैरह पे किए ₹3 लाख के। इंडिया में आ गई, यहाँ पर आकर के आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे की ₹2 लाख की। आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में आ गई, तो फैक्ट्री के अंदर आपने उस मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए इंजीनियर्स बुलाए हैं, वहां पर वो आपसे ले गए ₹1 लाख। तो बच्चों, जो अब आप इस मशीनरी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे तो किस प्राइस पर शो करेंगे? ₹21 लाख पर। तो एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, एसेट को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उस प्राइस पर जो आपने उस एसेट को एक्वायर करने के लिए पे किया, प्लस जो भी आपने अमाउंट स्पेंड किया उस एसेट के ऊपर टू मेक दैट यूजेबल विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। एक बार देख लेते हैं। The cost principle requires that all assets are recorded in the books of account. All assets are recorded in the books of account at their purchase price. जिस प्राइस पर हमने परचेज किया है एसेट को, उसी प्राइस पर शो करेंगे। इसके अंदर इंक्लूड करना है आपने क्या क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, एटसेट्रा। Since the acquisition cost relates to the past, it is refers to as the historical cost. क्यों हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाता है? क्योंकि ये हमारी पास्ट से रिलेटेड होती है, किस प्राइस पर आपने परचेज किया था, इसीलिए इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड इन वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, एसेट को आपने परचेज तो किया 20 लाख में, तो आप इस एसेट को 21 लाख रुपीस पर दिखाएंगे, और ईयर टू ईयर, फर्स्ट ईयर 21 लाख की है, सेकेंड ईयर बच्चों मशीन उतने की बनी रहेगी या वैल्यू कम होती जाती है इसके? बताओ, कुछ घिसती है ना, जिसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो भी आपने एसेट को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट पे की उस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, एंड धीरे धीरे इसको हम रिड्यूस करते जाते हैं बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू 2 लाख डेप्रिशिएट होगी, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर में आप इसकी वैल्यू दिखाएंगे 19 लाख रुपीस की। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट है बच्चों मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बात करता है कि जो भी पैसा मैं आज खर्च कर रहा हूं, जो भी पैसा मैं आज पे कर रहा हूं, वो आज का खर्चा नहीं माना जाएगा। बात समझे बच्चे? क्या है, मैंने आज पेमेंट की, वो आज का खर्चा नहीं माना जाएगा। खर्चा आपने उसको किस पीरियड का मानना है? जिस पीरियड में हमें उससे बेनिफिट मिलेगा। बात क्लियर हो गई? तो क्या कहता है मैचिंग कंसेप्ट? मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि मैंने आज रेंट पे किया, सपोज ₹30,000 का पे कर रहा हूं मैं, कब? जून में, लेकिन ये मैं रेंट पे कर रहा हूं, प्रीमाइसेस यूज करूंगा मैं सितंबर में। तो बताइए, आज मैंने पे किया, आज के लिए क्या है बच्चों मेरे लिए? क्या बोलूंगा मैं आज इसे? कहां लिखूंगा फिर? आज लिखूंगा मैं इसे प्रीपेड एक्सपेंस में। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? एसेट। लेकिन एक्सपेंस ये कब का है? खर्चा कब का माना जाएगा? रेंट कब का माना जाएगा? रेंट माना जाएगा ये सितंबर का। तो ये एक्सपेंस हमारा कंसीडर किया जा रहा है सितंबर का, पेमेंट कभी भी की हो आपने। तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस, पहले हम मैच करा लेते हैं, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो, इसका बेनिफिट आपको जिस पीरियड में मिलेगा उस पीरियड में ही आप इसको एज एन एक्सपेंस अलोकेट करेंगे, ना कि उस पीरियड में एक्सपेंस आप इसको ट्रीट करेंगे जिस पीरियड में आपने पेमेंट की है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. For matching cost with revenue,
फर्स्ट द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। पहले हम देखते बेनिफिट कब मिला, मैंने पैसा तो दिया जून में, मैं चेक करूंगा कि बेनिफिट कब मिला, रेवेन्यू कब मिल रहा है मुझे, सितंबर में। देन द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। फिर मैं देखूंगा कि इस रेवेन्यू, इस बेनिफिट को लेने के लिए मैंने पैसा कब खर्च किया था, 30,000। तो ये जो पेमेंट की थी ये आज का एक्सपेंस है, सितंबर का एक्सपेंस है, ना कि जून का। In other words, the expenses incurred in an accounting year should be matched with the revenue। उस पीरियड का आप एक्सपेंस मानेंगे जो भी कॉस्ट इंकर कर रहे हैं जिस पीरियड में हमें बेनिफिट मिलता है, ना कि उस पीरियड का एक्सपेंस मानेंगे जिस पीरियड में हम अमाउंट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। एज पर दिस कंसेप्ट हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग शो कर सकते हैं विच आर वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ठीक है, बेशक ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन यदि ये आप वेरीफाई नहीं कर सकते, उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते। ये बताइए बच्चों, टैक्सेशन अथॉरिटीज होती हैं, उनको क्या करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं तो क्या मिलती है, रिसीट मिलती है, इनवॉइस रिसीट मिलती है। तो टैक्स हमने पे किया, रिसीट मिली, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे टैक्स पेड। बच्चों एक पॉइंट से बाहर जाकर के बात करें, कई बार आपको पता होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर को आपने ब्राइब दे दी, ठीक है, ऐसा कर दिया, किसी गड़बड़ वाली कंपनी ने ऐसा कर दिया, इनकम टैक्स ऑफिसर को ब्राइब दे दी, क्या इसको भी आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? बताइए, लिख सकते हैं इसको? आपने 2 लाख रुपए उसको ब्राइब में दिए हैं, लिखेंगे? बोलो बच्चों, यस और नो? नो सर। नहीं लिख सकते। रीजन क्या है कि इसके सपोर्ट में आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस की हम रिकॉर्डिंग करते हैं विच आर वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। द कंसेप्ट होल्ड दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इट मींस दैट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्ट बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स? जैसे कि कैश मेमो, अगर आप गुड्स कैश में सेल करते हैं तो कैश मेमो बनाई जाती है, वाउचर्स, सेल बिल्स एक्सेट्रा, ये सभी हमारे डॉक्यूमेंट्स है जिनके बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है। सेल इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो और इनवॉइस। अगर आप सेल्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपनी बुक्स में तो या तो आप कैश मेमो दिखाइए या फिर इनवॉइस दिखाइए। इनवॉइस मतलब बिल, कैश मेमो मतलब कि अगर गुड्स आपने कैश में सेल किए हैं तो कैश मेमो बनाई जाती है, अगर आपने गुड्स क्रेडिट में सेल किए हैं तो उसके लिए इनवॉइस बनाई जाती है। तो सेल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इधर इट शुड बी कैश सेल और क्रेडिट सेल, तो कुछ ना कुछ एविडेंस आपके पास में होना चाहिए। नोट करिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। बच्चे ये प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग की बात करता है कि प्रॉफिट को आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किस टाइमिंग पर शो करना है। तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द पॉइंट ऑफ सेल वेदर इट द अमाउंट ऑफ कैश इज रिसीव्ड और नॉट। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू को आप बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, बुक्स में दिखाएंगे जब ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर हुई है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने गुड्स सेल किए परचेजर के पास में लीगल राइट आ जाता है। किस चीज का? परचेजर, सेलर के पास में लीगल राइट आ जाता है कि उसको पैसा लेना है। तो इसीलिए आपने गुड्स सेल कर दिए, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, आप उसका रेवेन्यू, आप उसका प्रॉफिट उसी समय पर रिकॉर्ड कर देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्म को ऑर्डर मिला है गुड्स का 1 जनवरी में, लेकिन इसने सेल किए हैं अप्रैल में। तो बताइए, गुड्स डिलीवर किए हैं अप्रैल में, तो किस दिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? अप्रैल में, जिस दिन गुड्स की डिलीवरी हुई है। एक्स ने एंटर किया एक एग्रीमेंट में कि ये अर्न करेगा ₹10 लाख फॉर द सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट ईयर। द इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर द सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड। जब सर्विस प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद ही हम उसको रेवेन्यू की बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्स हमने की थी, सेल्स हैज बीन मेड इन द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020, लेकिन अमाउंट हैज नॉट बीन रियलाइज, पैसा अभी नहीं मिला है। तो पैसा मिला हो या ना मिला हो, हमने सेल कर दिया, हमारे पास राइट आ गया टू रिसीव द मनी, हम उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर देंगे, रेवेन्यू को उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिस पीरियड में आपने सेल किया है।
तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग revenue is recognized in the books of account when transaction has been entered into. It has nothing to do with the receipt or payment of cash. लिखिए बच्चों, इसको कंप्लीट करिए जल्दी से।